लॉ में अगर रट्टा मारोगे ना भाई तो कुछ समझ नहीं आएगा, परेशान होके बैठे रहोगे, कुछ भी नहीं होगा। एंड इसी कंफ्यूजन में ना बच्चे ऐसी ऐसी मिस्टेक्स कर देते हैं जिसकी वजह से वो बाकी सारे सब्जेक्ट्स में पास हो जाएंगे बट लॉ में फेल हो जाएंगे। एंड आंसर राइटिंग एक तो सबसे बड़ी गलती आप क्या करते हो, आपको आंसर लिखना आ गया बट स्टिल अभी भी एग्जाम रेडी नहीं है। Hi everyone, this is Vaibhav Kumar Jha. I'm a CA final student and I'm currently doing my articles from EVA in the Direct Pack study. So आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू स्कोर 80 प्लस मार्क्स इन सीए फाउंडेशन लॉ। लॉ बड़ा इंटरेस्टिंग सा शब्द है ना ये, कि आप पहली बार कानून पढ़ने जा रहे हो। आज तक आपने ऐसा सब्जेक्ट नहीं पढ़ा 12th क्लास तक। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट यू आर गोइंग टू स्टडी अ सब्जेक्ट दैट इज लॉ। सो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी होती है कि भाई नया सब्जेक्ट पढ़ेंगे एंड बहुत ज़्यादा नर्वसनेस भी रहती है कि भाई ये नया सब्जेक्ट हम आज तक हमने पढ़ा ही नहीं है ऐसा कुछ। सो नो हाउ विल बी टैकल दिस सब्जेक्ट, कैसे हम इसको करने वाले हैं। सो देयर इज अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन अबाउट दिस एंड इसी कन्फ्यूजन में ना बच्चे ऐसी ऐसी मिस्टेक्स कर देते हैं जिसकी वजह से वो बाकी सारे सब्जेक्ट्स में पास हो जाएंगे बट लॉ में फेल हो जाएंगे। वाई? बिकॉज अकाउंट्स, मैथ्स, इकोनॉमिक्स ये आपने पढ़ा है 11th 12th में, लॉ नहीं पढ़ा आपने। लॉ आप पहली बार पढ़ रहे हो, राइट? जिसकी वजह से आप गलतियां करते हैं। So आज की वीडियो में बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस दैट आई हैव, लाइक आई हैव स्कोर्ड 67 in CA फाउंडेशन लॉ एंड 82 मार्क्स इन CA इंटर लॉ। सो बेस्ड ऑन दैट आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट कि आपको CA फाउंडेशन में लॉ कैसे पढ़ना चाहिए ताकि आप भी 80 प्लस स्कोर कर पाओ और एटलीस्ट एग्जामेशन तो आपकी आई जाए, राइट? एंड आई विल बी ऑल्सो टेलिंग अबाउट कि आप कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो कि आप करते हो while you are studying law, right? So let's start the video. तो सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती दैट यू गाइस डू इज आप लॉ को ना एक नॉर्मल थ्योरी सब्जेक्ट की तरह कंसिडर कर लेते हो एंड उसको वैसे ही पढ़ते हो जैसे अभी तक आप थ्योरी पढ़ते आए हो 12th क्लास तक। बुक उठाइए, रट्टा मारना स्टार्ट कर दिया। लॉ में अगर रट्टा मारोगे ना भाई तो कुछ समझ नहीं आएगा, परेशान होके बैठे रहोगे, कुछ भी नहीं होगा, राइट? तो लॉ में रट्टा नहीं मारना है। क्या करना है? तो सबसे पहले इनिशियली जब लॉ पढ़ने बैठते हो पहली बार, चाहे आप क्लास ले रहे हो चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो आपका माइंडसेट होना चाहिए कि भाई योर फुल फोकस शुड बी ऑन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंडिंग द प्रोविजंस व्हिच आर देयर इन द बुक। अभी तो अपने दिमाग से वो रटने वाला, याद करने वाला थॉट हटा ही दो बिल्कुल। अभी समझो कि आपके पास एक बुक है, उस बुक में बहुत सारी नई नई चीजें हैं जो कि आपको समझनी है, राइट? समझने पे ध्यान देना है, अभी क्रिस्टल क्लियर करना है कॉन्सेप्ट्स को। समझ आ रहा है आगे बढ़ो, नहीं समझ आ रहा है अगर कुछ, रुको, पूछो, समझो, समझ आगे आगे बढ़ो। जब तक नहीं समझ आ रहा है तब तक आगे नहीं बढ़ना है, बिकॉज आप पहली बार पढ़ रहे हो, राइट? अब समझ आया या नहीं आया वो कैसे चेक करें? अब स्टडी मटेरियल में ना इलिस्ट्रेशंस होती हैं एंड बैक क्वेश्चंस होते हैं, आप उनको रीड करो। लिखने नहीं कह रहा, सिर्फ रीड करो। उनके कंक्लूजन्स खुद, बेस्ड ऑन द प्रोविजन दैट यू हैव रेड, प्रोविजंस के बेसिस पे कंक्लूजन निकालो एंड उनको मैच करो जो स्टडी मटेरियल में आंसर दे रखा है उसके साथ। अगर मैच हो रहा है देन गुड, आगे बढ़ सकते हो नेक्स्ट स्टेप पे। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। अब आपने क्रिस्टल क्लियर कर लिए प्रोविजंस, अब आपको बुक दोबारा उठानी है एंड दोबारा पढ़नी है, बट नाउ विद द पर्पस ऑफ लर्निंग सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स एंड फ्रेजेस जो कि आप अपने आंसर्स में यूज करोगे जब आप आंसर राइटिंग करोगे, राइट? अब यहाँ पे लर्निंग आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगी, क्यों? बिकॉज आपको सारे प्रोविजंस ऑलरेडी पता है, आपको कॉन्सेप्ट्स, प्रोविजंस पता है सब कुछ, राइट? तो लर्निंग आपके लिए बहुत ईजी होने वाली है, राइट? सो आपको सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स, सारे इंपॉर्टेंट फ्रेजेस, लीगल टर्म्स, लीगल फ्रेजेस याद करने हैं जो कि अपने आंसर्स में लिखोगे। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। अब आपको प्रोविजंस क्लियर है, आपने टर्म्स याद कर लिए, फ्रेजेस याद कर लिए हैं, अब आप आंसर लिखने के लिए तैयार हो। एंड नाउ आंसर राइटिंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंडिंग द प्रोविजंस। वाई? बिकॉज जब आप पेपर लिखने बैठोगे ना, तो जब तक वहां पे प्रॉपर फॉर्मेट, प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ आंसर नहीं लिखोगे ना, तब तक आपके नंबर नहीं आने वाले, चाहे वो कितनी अच्छे से प्रोविजन याद है। एंड आंसर राइटिंग के तो सबसे बड़ी गलती आप क्या करते हो कि सपोज अगर आपसे कोई केस स्टडी पूछी है, उसमें आपसे मतलब कोई पूछा है हाँ या ना में जवाब पूछा है, मतलब कुछ पूछा है कि ये चीज होगी या नहीं होगी, तो आपने बस इतना ही बता दिया कि हाँ ये होगी, हाँ ये नहीं होगी। उसके पीछे का रीजन कि भाई कहाँ से ये चीज आई है, किस बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ, है ना, रीजनिंग है ही नहीं।
या फिर अगर रीजनिंग दे भी रहे हो तो बस एक सिंपल पैराग्राफ में, एक ही पैराग्राफ में ले चेक द आंसर एग्जामिनर पे, लो तुम चेक करो। तो ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं करना है, राइट। फिर क्या करना है? तो आपके पास ना दो चीज़ें, देखो, दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, या तो केस बेस्ड क्वेश्चन होगा या तो डायरेक्ट क्वेश्चन होगा। अब अगर केस बेस्ड क्वेश्चन है तो उसका एक अलग फॉर्मेट है, डायरेक्ट क्वेश्चन का अलग फॉर्मेट है। इंस्टीट्यूट ने नहीं बताया बट जनरली फॉलोड है, जो कि आप मैप कर सकते हो टॉपर आंसर शीट से, या फिर जनरली जो टीचर्स बताते हैं। तो द फॉर्मेट इज, अगर आप केस बेस्ड क्वेश्चन का आंसर लिखोगे तो फॉर्मेट गोज लाइक दिस। सबसे पहले आपका प्रोविजन आएगा पहले पैराग्राफ में, एज पर सेक्शन दिस ऑफ दिस एक्ट, ये प्रोविजन है। उसके बाद आता है सेकंड पैराग्राफ में आपका फैक्ट्स ऑफ द केस, एनालिसिस ऑफ द फैक्ट्स ऑफ द केस, कि भाई इन द इंस्टेंट केस ऐसा ऐसा सिचुएशन बन रहा है, ये चीज़ें हो रही। अब थर्ड पैराग्राफ में आप लिखोगे कंक्लूजन, कि इन लाइन विद द प्रोविजंस है जो कि मैंने ऊपर बताया, एंड द फैक्ट्स जो कि मैंने ऊपर एक्सप्लेन करे, दिस इज द कंक्लूजन ऑफ योर क्वेश्चन, राइट। सो दिस इज अबाउट केस बेस्ड आंसर्स। अब आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस। अब अगर सपोज आपसे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे कि कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट, अब इस पे एक्सप्लेन करो, राइट। सो यहाँ पे आप क्या करो ना, फर्स्ट पैराग्राफ में जिस टर्म के ऊपर क्वेश्चन पूछो, जैसे कंसिडरेशन के ऊपर क्वेश्चन है, तो कंसिडरेशन को आप डिफाइन कर दो एक लाइन में, एक दो लाइन में। उसके बाद जो मेन क्वेश्चन आपने पूछा है, आपसे जो पूछा गया, डज कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट, आप उसको एक्सप्लेन कर दो जितना भी कंटेंट आपका बनता है। उसके बाद थर्ड पैराग्राफ में आप एग्जाम्पल दे दो, अगर आपको कोई एग्जाम्पल आप ड्राफ्ट कर सकते हो तो बहुत सही। कोई केस स्टडी आपको पता हो, कोई केस लॉ पता हो, वो लिख दो, और भी अच्छा है। एंड फोर्थ पैराग्राफ में आप अपने आंसर को कंक्लूड करें, राइट। चार पैराग्राफ में आपका आंसर डन, ठीक है। दिस इज द परफेक्ट फॉर्मेट फॉर केस बेस्ड क्वेश्चंस एंड डायरेक्ट क्वेश्चंस। अब ये फॉर्मेट फॉलो करो आप, अब जितने क्वेश्चन कर सकते हो ना, जितनी आंसर राइटिंग कर सकते हो, उतना अच्छा है आपके लिए। इनिशियली आपको लगेगा कि यार मेरे से हो ही नहीं रहा, आंसर तो मैं लिख ही नहीं पा रहा हूँ, बट धीरे 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 एज यू विल गो ऑन, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा एंड योर आंसर राइटिंग विल इम्प्रूव। बिकॉज मेरे साथ भी यही हुआ था, एक महीने तक आई स्ट्रगल्ड इन सीए फाउंडेशन। मैं बस ढूंढ रहा था कि भाई वीडियोस देखो, टॉपर्स आंसर शीट देखो, कहाँ से बस फॉर्मेट मिल जाएगा अच्छा सा, कैसे आंसर लिख लूँ अच्छे से, राइट। बट ऐसे नहीं होता, बट आप जितना प्रैक्टिस करते जाते हो वैसे वैसे इंप्रूवमेंट होती जाती है। सो दिस वॉज द थर्ड स्टेप। अब इसके बाद आप क्या करना है ना, इसके बाद आप आर टी पीज और एम टी पीज कर लेना लास्ट टू अटेम्प्ट्स के। उसके बाद जो स्टडी मटेरियल क्वेश्चन आपके बच गए होंगे जितने भी रिमेनिंग, वो आप कर लेना। आपने सब कुछ कर लिया ऑलमोस्ट, लाइक आपने कॉन्सेप्ट सारे पढ़ लिए, प्रोविजंस पढ़ लिए ना, लीगल टर्म्स आपने याद कर लिए, आपको आंसर लिखना आ गया, बट स्टिल अभी भी आप एग्जाम रेडी नहीं हो। वाई? बिकॉज अभी तक आपने इंडिविजुअल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे। अभी आपको 3 घंटे में प्रॉपर अगर पेपर लिखना पड़े तो वो आपको प्रैक्टिस है ही नहीं, राइट। तो इसके लिए आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाने हैं लास्ट 3 अटेम्प्ट के, ठीक है। उसके बाद आपको प्रॉपर एग्जाम एनवायरनमेंट में 3 घंटे 15 मिनट, जिसमें 15 मिनट रीडिंग टाइम है, प्रॉपर बैठना है एंड अटेम्प्ट करने हैं पीवाई क्यूज 3, ठीक है। उसके बाद उनको चेक करना है, मैप करनी है अपनी मिस्टेक्स आपकी कहाँ कहाँ आ रही है। इनिशियली हो सकता है आपका पेपर पूरा अटेम्प्ट ना हो पाए, बिकॉज अभी तक आप सिर्फ इंडिविजुअल क्वेश्चंस कर रहे थे तो आप स्पीड नहीं देख रहे थे, बट नाउ 3 घंटे में आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। बट इनिशियली डरना नहीं है, धीरे धीरे आप पीवाई से अटेम्प्ट करोगे, आपकी स्पीड बढ़ेगी ही बढ़ेगी, राइट। एंड मेक श्योर, कीप इन माइंड कि अगर आपको 80+ लाने हैं या एग्जामेशन लानी है तो आपको 100 नंबर का पेपर पूरा अटेम्प्ट करना ही करना पड़ेगा। कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। अगर आप 100 नंबर का पेपर अटेम्प्ट नहीं करोगे तो 60 नंबर बहुत मुश्किल होगा आपके लिए, 80 तो भूल ही रहो, ठीक है। तो पेपर आपको पूरा अटेम्प्ट करना है, दिस यू हैव टू इंश्योर। सो दिस इज ऑल अबाउट लॉ, कि आपको लॉ को कैसे पढ़ना है सी फाउंडेशन में, बहुत इजी लेके चलना है। जो जो मैंने स्टेप्स बताए, पहले सिर्फ समझने पे ध्यान देना है फर्स्ट टाइम में, फिर उसके बाद सम इंपॉर्टेंट टर्म्स लीगल फ्रेजेस लर्न करने हैं, फिर आंसर राइटिंग करनी है, फिर आर टी पी एम टी, फिर पी वाई क्यू करनी है, राइट। लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप चलोगे, सी फाउंडेशन में लॉ आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी, राइट। सो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होगे ना, तो आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लग रहे होंगे, या फिर ऐसा कोई क्वेश्चन आया जो आपसे सॉल्व ही नहीं हुआ, जो आपको बिल्कुल समझ नहीं आया, तो उसमें आप स्टार मार्क कर लेना। बिकॉज नेक्स्ट टाइम जब आप करोगे ना, जब आपके पास कम टाइम होगा, तो आप सिर्फ उन्हीं स्टार मार्क क्वेश्चंस कर लेना जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और जिनमें आपको लगा था कि आपकी वीकनेस, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू स्कोर 80+ मार्क्स इन सी फाउंडेशन लॉ।
एंड दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टॉपिक आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो फॉर यू। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।